सरदार बलविंदर सिंह नकई जी, अध्यक्ष इफ्को। साडे देश के पहले सहकारिता मंत्री ਅਤੇ मानयोग गृह मंत्री अमित शाह जी, साडे सहकारी भैनों ते भरावों ते मन सम्मानित मंच मैस मेलन में आए हुए आप सब मेहमानों का तह दिलों इस्तेकबाल करता हाँ। सानू इस गल की बेहद खुशी हो रही है कि साडे मार्गदर्शन प्रधानमंत्री जी ने सहकार ते समृद्धि का पैगाम दे के इसकी जिम्मेवारी देश के अति कुशल ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਿੱਧ ਅਤੇ आत्मनिर्भर बनाने दे देश नूं मजबूत करनगे। मैं इस मौके ते अपने उन्हें सहकारी भरावां नूं नमन करता हूँ कि जिन्हां दी बदौलत इफ्को अज इस मकाम ते पहुंची है। उम्मीद है कि तुसीं अपना सहयोग अगे भी इस तरह देंदे रहोगे तां जो असीं तुहाडी होर भी सेवा कर सकीए। एक बार फिर मैं आप साहब का तह दिलों स्वागत करता हाँ तो मानयोग मंत्री जी की कामयाबी लई अरदास करता हाँ। आप का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सरकार। बहुत बहुत आभार आपका सरदार बलविंदर सिंह नकई जी। सहकार से समृद्धि, किस तरह से इसकी संकल्पना को हम आगे बढ़ा रहे हैं, मैं बहुत ही आदरपूर्वक अनुरोध करूंगी डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जी से, प्रबंध निदेशक इफ्को, कि आप अपने विचार साझा करें। उर्वरक क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञ होने के साथ साथ आप एक दूरदर्शी लीडर भी हैं। आपकी लीडरशिप में इफ्को ने अपने नए नए उत्पादों द्वारा कृषि, उर्वरक और सहकारिता के क्षेत्र में सफलता की नई कहानी लिखी है। डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जी। आदरणीय अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री एवं देश के प्रथम सहकारिता मंत्री, सम्मानीय राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी, योर एक्सीलेंसी मिस्टर ग्वारको, सम्मानित मंच एवं सहकार भाइयों और बहनों, हम सबके लिए एक बहुत ही गौरव का विषय है कि आज सहकारिता से समृद्ध जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आदरणीय अमित शाह जी की प्रेरणा से चिंतन किया जा रहा है। सहकारिता के सर्वांगीण विकास के लिए प्रमुख सहकारी बंधु इसमें अपने विचार रख रहे हैं। किसानों की अपनी सहकारी संस्था इफ्को लगातार कई वर्षों से देश की सेवा में कार्यरत है। देश के कल्चर, एग्रीकल्चर एवं सहकारिता के उत्थान में इफ्को अपना अभूतपूर्व योगदान देती रही है। इफ्को ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने संयुक्त उपक्रम स्थापित करके देश का सम्मान बढ़ाया है। इफ्को एग्री सेक्टर में विश्व में GDP के अनुपात में नंबर 1 सहकारी संस्था के रूप में गिनी जाती है। 35,282 सहकारी समितियां आज इफ्को की सदस्य हैं और 5 करोड़ किसान इफ्को से सीधे जुड़े हुए हैं। देश की खाद्यान्न सुरक्षा की बात हो या विपरीत परिस्थितियों में भी स्वदेशी उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य हो, इफ्को ने अपना विशिष्ट योगदान दिया है। इफ्को ने सदस्य समितियों को 20 वर्षों से 20% डिविडेंड देकर एवं उत्तम सेवाएं प्रदान कर देशवासियों के दिल में सहकारिता के प्रति विश्वास एवं सम्मान पैदा किया है। 2 करोड़ से अधिक किसान इफ्को के प्रचार एवं प्रसार कार्यक्रमों से सीधा लाभ उठा चुके हैं। इफ्को ने लाखों मृदा नमूनों का परीक्षण कराकर किसानों को तकनीकी जानकारी प्रदान की है। इफ्को के संकटहरण बीमा से करोड़ों किसान लाभान्वित हुए हैं। इफ्को की सह संस्था IFFDC ने 30,000 हेक्टेयर बंजर भूमि पर वन लगाने के साथ ही 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का प्रबंध भी किया है। 1.2 करोड़ नीम के पेड़ भी सहकारी समितियों के माध्यम से लगाए गए हैं। कोरोना काल में भी इफ्को ने अपने प्लांट के उत्पादन को प्रभावित नहीं होने दिया ताकि खेती किसानी में कोई व्यवधान न आए। देश भर में 5,000 के स्थानों पर कोरोना से लड़ने के लिए कार्यक्रम करके लाखों लोगों को राहत भी पहुंचाई गई। ऑनलाइन इंडियन कोऑपरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 6 लाख से अधिक किसान घर बैठे खेती के सामान मंगवाए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से इफ्को ने किसानों की आय बढ़ाने
एवं पर्यावरण सुरक्षा के लिए विश्व में प्रथम नैनो यूरिया तरल भी किसानों को उपलब्ध कराया। शीघ्र ही नैनो जिंक एवं नैनो कॉपर एवं विशेष रूप से नैनो डीएपी भी उपलब्ध कराया जाएगा। इससे आत्मनिर्भर किसान एवं आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार हो सकेगी। यह नैनो उर्वरक माननीय मंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र कलोल में निर्मित होकर देश के हर भाग में पहुंचाया जा रहा है। हम इस नैनो क्रांति से किसानों के उर्वरक के खर्च को आधा कर देंगे। आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि सहकारिता के सिद्धांतों का पालन करते हुए इफ्को देश एवं सहकारिता के क्षेत्र में अपना अग्रणी योगदान देती रहेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका माननीय डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जी, प्रबंध निदेशक इफ्को। मैं बहुत ही आदरपूर्वक निवेदन करूंगी श्री देवेंद्र कुमार सिंह, सचिव सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार, के अपने विचार साझा करें। कृषि जगत के विकास और किसानों के कल्याण की दिशा में आपने बहुमूल्य योगदान दिया है। हमारा विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में सहकारिता क्षेत्र भी विकास के नए आयाम को छुएगा। तालियों के साथ श्री देवेंद्र कुमार सिंह जी। शुभ प्रभात। आप सभी को नमस्कार। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के प्रेसिडेंट श्री एरियल द्वारकर, हिज एक्सेलेंसी, मंच पर उपस्थित माननीय सदस्यगण, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री संजय अग्रवाल जी, किसान भाइयों एवं बहनों, आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है। यह एक महत्वपूर्ण दिन है जब हम यहाँ सहकारिता आंदोलन जैसे विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं इस शुभ अवसर पर भारत सरकार के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री BL शर्मा जी और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता संगठन के अध्यक्ष श्रीमान एरियल ग्वारको का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही इस मंच पर उपस्थित अन्य सभी माननीय सदस्य गण का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस आयोजन के लिए मैं धन्यवाद भी ज्ञापन करता हूं इफ्को को, जो बहुत ही अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट किया है। सहकारिता एक नया शब्द नहीं है हमारे देश भारत के लिए, लेकिन यह पहल बहुत नई है। यह कदम बहुत ही कठोर और निर्णायक कदम की ओर बढ़ रहे हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि इफ्को, क्रिवको, आमूल आदि तमाम अन्य सहकारी संस्थाओं ने देश में सहकारिता की अवधारणा की जड़ को बहुत मजबूती प्रदान की है और कई मील के पत्थर साबित किए हैं। हमारे परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री ने किसानों और ग्रामीण विकास के मद्देनज़र ही सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ स्वरूप प्रदान करने के लिए सहकार से समृद्धि का नारा दिया है। सहकार से समृद्धि सपने को साकार करने के लिए भारत सरकार ने स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। इस मंत्रालय के गठन का मेन हम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करेंगे और उसे स्ट्रेंथन करेंगे ताकि हमारे जितने भी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी सेवाओं और उनके उत्पादकों को हम व्यावसायिक स्तर की एक नई ऊंचाइयों पर ला सकें। साथ ही इनकी लोकप्रियता को हम बढ़ाएं और ये जो प्रोडक्ट्स हैं अपने क्वालिटी, अपने हुनर, गुणवत्ता के आधार पर विश्व के मार्केट में अपनी एक पहचान बना सकें। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर खेती के लिए पैक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग संस्था है। करीब 98,000 पैक्स संस्थाएं देश में ज़मीनी स्तर पर काम कर रही हैं। हमारा डिपार्टमेंट इन संस्थाओं को डिजिटाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन करने की ओर
कदम बढ़ाएगा, जिससे हम डिजिटल लेंडिंग को भी एडॉप्ट कर सकें। सहकारिता के संबंध में जो हमारे मैन पावर हैं उसको एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, जो कि हमारे मॉडर्न बिजनेस नीड्स के अनुसार हो, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। हमारे मंत्रालय का एक और गुण मंत्र होगा जो माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और इसको बहुत ही प्राथमिकता दी जाएगी। मुझे खुशी है कि मुझे इस नए मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है ताकि माननीय प्रधानमंत्री के सलाहकार से समृद्धि के सुगत सपनों को साकार करने में माननीय गृह और सहकारिता मंत्री के दिशा निर्देशों के अंतर्गत मैं अपनी भूमिका निभा सकूं। धन्यवाद। बहुत आभार आपका श्री देवेंद्र कुमार सिंह, सचिव सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार। मैं बहुत ही आदरपूर्वक अनुरोध करूंगी श्री दिलीप संघानी जी से, अध्यक्ष NCUI, आप आए मंच पर और अपने विचार साझा करें। गुजरात राज्य में सहकारिता के विकास में पिछले 30 सालों से आप लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और वर्तमान में आप भारतीय सहकारिता की शीर्ष संस्था NCUI के अध्यक्ष और IFFCO के उपाध्यक्ष के रूप में पूरे देश के सहकारिता आंदोलन को आगे ले जा रहे हैं। बहुत आदरपूर्वक अनुरोध श्री दिलीप संघानी जी से। आज के ऐतिहासिक सहकारिता सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक निर्णय लिया अलग सहकारी मंत्रालय बनाने का, और वो मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रथम सहकारिता मंत्री के रूप में सक्षम, सफल, दीर्घदृष्टा और जुड़ने वाला मंत्री अमित भाई शाह को जिम्मेदारी दी। ऐसे हमारे बीच उपस्थित माननीय और अमित भाई शाह, हमारे राज्य मंत्री, खूब सरल स्वभाव से, मिलनसार स्वभाव से काम करने वाले BL शर्मा जी, अपने बीच उपस्थित इंटरनेशनल कोऑपरेटिव चेयरमैन मिस्टर एरियल गार्को, हमारे IFFCO के चेयरमैन परम आदरणीय नकाई साहब, अंतर्राष्ट्रीय अपने राष्ट्रीय कोऑपरेटिव जगत के नेता डॉक्टर चंद्रपाल जी, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर US अवस्थी जी को कि उन्होंने व्यवस्था में छोटी छोटी बात पे भी ख्याल रख के आज का सम्मेलन सफल करने में जो काम किया। मैं धन्यवाद सभी संस्थाओं को, क्रिप्को हो, नाफेड हो, NCDC हो, नेस्कोब हो, जो भी सहकारी संस्था है, पूरे एक साथ मिलके आज का सम्मेलन संभवित हुआ है। और आज का सम्मेलन मैंने शुरू में कहा कि ऐतिहासिक है, सही में ऐतिहासिक पुरस्कार होगा, क्योंकि आज का दिन पंडित दीनदयाल जी का जन्मदिन जो है, जन्म जयंती है। उन्होंने कहा था, चलो जलाए दीप जहां अभी भी अंधेरा है, जो सबका साथ सबका विकास माननीय प्रधानमंत्री ने सूत्र दिया है। माननीय अमित भाई शाह सहकार से समृद्धि की ओर देश को ले जाने के लिए आज मैदान में है। और मैंने बोला सहकारी जुड़ेगा, इसीलिए मैंने कहा कि आज हम स्वर्णिम जयंती मना रहे हैं। इतनी सालों में कश्मीर हमारे से अलग था। कश्मीर को भारत के साथ एक साथ जुड़ने का काम जब पार्लियामेंट में अमित भाई निवेदन कर रहा था, देश की जनता जो देख रही थी रोम रोम खड़े हो जाते थे। अमित भाई ने जिस तरह से वो कश्मीर को जुड़ा था, और वही सहकारिता आज देश के साथ जुड़ने के लिए माननीय अमित भाई शाह को मोदी जी ने जो जिम्मेदारी दी है, इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का खूब खूब आभारी हूं, देश की जनता और सहकारिता की ओर से। आज की स्थिति में सहकारिता
एक ही कृषि क्षेत्र में नहीं है। चाहे फिशरीज हो समुद्र तट पे, चाहे मजदूर हो, महिलाएं हो, अनुसूचित जाति की बुनकर सोसाइटी हो। जब बुनकर सोसाइटी की बात कर रहा हूं तो मुझे आज हमने जो साल दी है, क्रांतिभाई गोहिल एक बुनकर सोसाइटी चलाता है और उनकी ओर से बुनकर सोसाइटी ने जो साल बनाई वो साल आज हम आप सबको भेंट कर रहे हैं। जो पंडित दीनदयाल जी ने कहा था, चलो जलाए दीप जहां भी अंधेरा है, एक छोटे से छोटे गांव में अपने हाथों से काम करने वाले को इस राष्ट्रीय सम्मेलन में मौका मिलता है। वही तो सहकारिता काम है। यहाँ हमारे कोविड के क्षेत्र में हमने देखा है, सब बाहर निकलने में दिक्कत हो रही थी। इसी टाइम में सहकारी क्षेत्र ने अपना काम किया, चाहे क्रिप्को हो, इफ्को हो, मार्केटिंग फेडरेशन हो, कोई भी, वो लोगों के बीच जाते थे, उनको किट की आवश्यकता मतलब किट देते थे। और प्रधानमंत्री के इस कोविड फंड में पूरे देश से सहकारी संस्थाओं ने अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार दिया। इफ्को ने, हमने जब बात किया तो 25 करोड़ एक के साथ पीएम केयर फंड को में जमा करवाए। तो इस स्थिति में सहकारिता कभी पीछे नहीं पड़ती। सहकारिता हर किस्म से काम कर रही है और एनसीआई ने तय किया है, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी संस्था होने के नाते जो अमित भाई शाह ने सूत्र दिया है, सहकारिता समृद्धि, हमने नोएडा में एक स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम शुरू किया है। हर टाइम की स्किल डेवलपमेंट के लिए वहां ट्रेनिंग दी जाएगी। सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देंगे, ट्रेनिंग के बाद उनको संसाधन भी उपलब्ध कराएंगे और जो संसाधन से जो प्रोडक्ट होगी उनको भी मार्केटिंग तक ले जाने का फैसला एनसीआई ने किया है। और इसलिए कल ही हमारी एजीएम थी और एजीएम ने युवा समिति, हमारे वहाँ एजुकेशन समिति थी, महिला समिति थी और युवा समिति बनाने का फैसला कल किया है। युवाओं के माध्यम से नई सहकारिता नेतृत्व युवा लोग करें, इस दिशा में ट्रेनिंग और काम करने का मौका सब युवाओं को मिले, इनके लिए एनसीआई ने नेतृत्व किया है। और अगले दिनों में आपके नेतृत्व में पूरा देश जो चल रहा है, कोऑपरेटिव क्षेत्र में एनसीआई नेतृत्व करके सरकार का जो दिशा निर्देश होगा उनको सफल करने के लिए हम पूरा दिल से कोऑपरेटिव जगत को जगाएंगे, जोड़ेंगे और काम करते हुए सरकार के समृद्धि तरफ ले जाने में हमारा पूरा प्रयास और सरकार की सूचना के अनुसार काम रहेगा। वही विश्वास देते हुए पुनः मैंने अमित भाई शाह और उनकी टीम को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज हमारे इस सम्मेलन में उपस्थित रहने का और उनके विचार से पूरे देश आज उनके विचार को सुनने के लिए करीब मेरे ख्याल से 5 करोड़ लोग तक आज का आपका संदेश लाइव जाएगा और उसी संदेश के बाद पूरा सहकारी उठ जाएगा और देश को समृद्धि की ओर जाएगा। वही विश्वास के साथ पुनः माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं खूब खूब धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि अलग सहकारी मंत्रालय किया और अमित भाई शाह को जिम्मेदारी दी, इसलिए पुनः आभार। जय सरकार, वंदे मातरम। बहुत धन्यवाद आपका श्री दिलीप संघाणी जी। सहकारिता का इस सबसे बड़ा आयोजन और इसकी भव्यता है आप तमाम सहकारी बंधु इस समय अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस आयोजन से 3 करोड़ 56 लाख लोग जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, चाहे वो डिजिटल मोड हो, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। इस समय 3 करोड़ 56 लाख लोग जुड़े हुए हैं और ये संख्या बढ़ती जाएगी जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता जाएगा। मैं बहुत ही आदरपूर्वक अनुरोध श्री श्यामल भाई पटेल जी से करना चाहूंगी, अध्यक्ष अमूल, कि वो अपने विचार साझा करें। देश में डेयरी क्षेत्र के विकास में अमूल का अतुलनीय योगदान रहा है। इस प्रतिष्ठित सहकारी संस्था के अध्यक्ष के रूप में आप सहकारिता के विकास में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। जोरदार ताली श्री श्यामल भाई पटेल जी, अध्यक्ष अमूल। राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन अवसर पे उपस्थित यशस्वी दूरदर्शी निर्भीक सहकारिता के पोषक एवं हमारे मार्गदर्शक माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार और आज के समारोह के मुख्य अतिथि
महोदय श्रीमान अमित भाई शाह जी, माननीय भारत सरकार के सहकारिता राज्य मंत्री एवं पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री महोदय BL वर्मा जी, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन के अध्यक्ष श्रीमान EL गारकोट जी, मंच पर उपस्थित गणमान्य समस्त सहकारी बंधुओं, आमंत्रित अतिथिगण भाइयों एवं बहनों, श्री मीडियाकर्मी और अमूल परिवार से जुड़े लाखों दूध उत्पादकों और से आप सबको इस अवसर पर वंदन एवं अभिवादन करता हूँ। इस शुभ अवसर पर देश के जन जन विकास के सहकारिता की शक्ति की पहचान के हुए सहकारी समितियों के उत्थान और किसानों के सशक्तिकरण प्रदान पर समुदाय आधारित विकास में भागीदारी के प्रति गहरी प्रतिबद्धता ये सहकारिता को उचित स्थान प्रदान करते हुए भारत सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय का गठन करने के लिए हमारे योजस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहिब जी एवं भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री एवं सहकारी मंत्री माननीय अमित भाई साहिब ने सहकारी मंत्रालय कार्यालय का सुकान सौंपा है। अमूल और अमूल से जुड़े लाखों किसानों के ओर से हार्दिक धन्यवाद करते हैं। निश्चित रूप से करोड़ों छोटे उत्पादकों उपभोक्ताओं के लिए मददगार साबित होगा। आज से 75 साल पहले किसी सोचा नहीं होगा कि गुजरात के 2 छोटे गांव के सीमांत किसानों द्वारा 250 लीटर से शुरू हुआ अमूल सहकारी मॉडल आज भारत सबसे बड़ा खाद्य उत्पादन संगठन बने और दूध सहकारी प्रवृत्ति एक दिन देश के विकास का जरिया बनकर समाज से बड़ा कमजोर पिछड़े वर्ग, भूमिहीन मजदूर, किसानों और ग्रामीण महिलाओं के समुदाय को सफल उद्यमी के रूप में सम्मानित करेगा। साथ साथ हर भारतीय की सुबह स्वास्थ्यप्रद और शीर्ष स्वास्थ्य से भरी बनाएगी। जन कल्याण में राष्ट्र कल्याण के आधार बनाने के अमूल मॉडल के सकल अनुकरणों के भारतीय डेयरी क्षेत्र की किस्मत को पूरी तरह से बदल दिया। अमूल से निकली सहकार की भावना ने पूरे देश को अपने प्रभाव में लेकर हमारे किसानों के उत्पादन के बीड़ियों को तोड़ने के लिए प्रेरित किया और भारत को विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना दिया। लाखों छोटों सीमांत किसानों के सामूहिक ताकत से अमूल ने नेतृत्व के सहकारी समितियों ने वैश्विक दूध उत्पादन के 21% हिस्से के साथ भारत को वैश्विक डेयरी मानचित्र पर प्रमुखता से तिगे पहुंचा दिया है। एक राष्ट्र के रूप में हम अब डेयरी क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, क्योंकि हमारे किसान हमारे देश में दूध और डेयरी उत्पादकों प्रतिशत मांग के पूरा करने के लिए पर्याप्त दूध उत्पादन कर रहे हैं। अमूल के अध्यक्ष त्रिभुवनदास पटेल, स्थानिक नेताओं डॉक्टर कुरियन निर्मित मजबूत नींव लाभ उठाते हुए अमूल फेडरेशन वर्ष 2021 में 53,000 करोड़ से टर्नओवर के साथ आज भारत के सबसे बड़ा खाद्य संगठन है। अमूल फेडरेशन 37 लाख किसान परिवार से लगभग 250 लाख लीटर दूध खरीदता है। एक किसान परिवार गुजरात में 18,600 अधिक ग्रामीण स्तर के डेयरी सहकारी समितियों और 18 जिला से दूध उत्पादक संघ फैले हुए हैं। अमूल एग्रो सहकारी आंदोलन का सच्चा उदाहरण है जो सहकार से समृद्धि की ओर ले जाता है। आज दूध सहकारी प्रवृत्ति किसानों की दिशा सुधारने के अलावा नारी सशक्तिकरण एवं बेरोजगारों के रोजगार प्रदान करके समाज का उत्पन्न एवं शोषण रहित समाज की स्थापना में अहम योगदान दे रही है। बिना सहकार नहीं उद्धार मंत्र के आत्मसात करते हुए कोरोना महामारी के दौरान देश में जब दूसरे सभी रोजगार एवं व्यवसाय बंद थे, इन विकट परिस्थिति में भी अमूल सहकारी मॉडल से ग्रामीण परिवारों के किसानों का दूध लेकर उपभोक्ता સુધી અમૂલે કોરોના મહામારી સરકાર શ્રીની ગાઈડલાઇન थी, केंद्र सरकार और गुजरात सरकार की गाइडलाइन थी। अमूल परिवार दरेक गामे आ व्यवस्था करी है। ये सिर्फ सहकारिता की वजह से संभव हुआ। अमूल की सफलता में श्रेय निस्वार्थ और समर्पित जमीनी स्तर की नेतृत्व की दिशा जाता है, जिन्होंने कार्य संचालन के प्रबंधन के लिए समान रूप से समर्पित, प्रतिबद्ध और सहकारी पेशेवरों पर अपना भरोसा जताया। अमूल ने हमेशा नवनीत आधुनिक तकनीक को बहुत ही लागत प्रभावी तरह से उपयोग करने के बीड़ा उठाया है और हमेशा कई तरफ से नवीन उत्पादों का प्रदान किया है। अमूल वितरण समकालीन दृष्टिकोण अपनाया है और सुनिश्चित किया है कि उपभोक्ताओं के उचित मूल्य गुणवत्तापूर्ण उत्पादन मिले और उत्पादक को उपभोक्ता से मिलने वाले रुपये का लगभग 80% प्रतिशत वापस मिलता है। इस मंच के माध्यम से माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री जी भारत सरकार के समक्ष यह अवगत करना चाहता हूं कि देश के दूध उत्पादक किसानों जो कि लघु सीमांत कृषक के अधिकतम लाभान्वित है, इसलिए अमूल के रूप से हम लगातार अन्य सहकारी संगठनों की सहायता कर रहे हैं
और हम भविष्य में भी अन्य सहकारी समितियों के प्रकलन करते और उनका मार्गदर्शन करने के लिए अपनी विशेषता साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रधानमंत्री जी का किसानों के आयु दोगुनी करने का लक्ष्य को पूरा करने के लिए अहम भूमिका निभाते रहेंगे। अमूल फेडरेशन वर्ष 2025 तक समूह कारोबार को दोगुना करने के 1 लाख करोड़ रुपया का लक्ष्य रखा है। ये वह अगले 5 वर्ष दूध उत्पादन बुनियादी ढांचे के विस्तार लिए 25,000 करोड़ रुपया का निवेश करेगा। हम अमूल सहकारी आंदोलन के विकास के लिए निरंतर समर्थन और अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए सरकार के आभारी है। अमित भाई शाह साहब, जिनमें सूर्य जैसा तेजस्विता है, सागर की लहरों जैसा बहार है, पवन लहरें जैसी जिनकी गति है, ये तीनों का मेल मतलब अमित भाई शाह की शैली। अस्तु भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार आपका श्री श्यामल भाई पटेल जी। मैं निवेदन करूंगी दान सिंह रावत जी से, चेयरमैन एससीबी उत्तराखंड, आप अपने विचार रखें। सहकारिता से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में आपका लंबा अनुभव रहा है। जोरदार तालियां दान सिंह रावत जी। राष्ट्रीय सहकारिता के इस सम्मेलन में उपस्थित हम सब के नेता आज देश के प्रथम सहकारिता मंत्री बनने पर हम सब का मार्गदर्शन और सहकारिता को नई दिशा देने के लिए जो हमारे बीच में पधारे हैं, ऐसे आदरणीय अमित भाई शाह जी, मंच पर विराजमान माननीय सहकारिता राज्य मंत्री वर्मा जी सहित सभी मंचासीन माननीय अतिथिगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सहकार बंधुओं, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि माननीय अमित भाई शाह के सहकारिता मंत्री बनने के बाद इस देश के सहकारों में जो उत्साह, जो उम्मीद जगी है, निश्चित रूप से इस विभाग को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा एक अलग पहचान जो दी है, निश्चित रूप से हमारा सबका सहकारिता का विकास और समृद्धि आएगी, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। आज के इस अवसर पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सहकारिता के क्षेत्र में पैक्स से अपेक्स तक की सभी सहकारी समितियों के लिए एक नीति, उनके लिए एक दिशा और उनकी दशा सुधारने के लिए सहकारी नीति बनाने की आवश्यकता है। माननीय अमित भाई शाह जी, देश के अंदर बढ़ते हुए जो आधुनिक युग में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, उसमें सहकारिता के क्षेत्र में पैक्स से लेकर अपेक्स तक की जितनी भी सहकारी संस्थाएं हैं, जो आधुनिक युग में जिनका कंप्यूटरीकरण, सीबीएस, स्विच सिस्टम को बनाया जा रहा है, पूरे देश के स्तर पर मैं इस मंच के माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से एक नीति और देश के अच्छे, योग्य, अनुभवी 5, 7, 10 वेंडर जो पैक्स से अपेक्स तक पूरे देश की समितियों का कंप्यूटराइजेशन से लेकर के डिजिटलाइजेशन जो होना है, उसके लिए योग्य लोग आए। उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय एक ऐसी पहल करे जिससे कि हम सबका विकास हो सके। निश्चित रूप से हमें सबको यह उम्मीद है कि आज के इस अवसर पर आपके द्वारा जो मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा, हमारी सहकारिता जो लंबे समय से यह उम्मीद करती है कि सहकारिता का एक राष्ट्रीय नेतृत्व, एक राष्ट्रीय नीति बनेगी, यह उम्मीद हमको सबको आपसे है। आज के उस अवसर पर मैं भाई दिलीप भाई संघानी जी का और मंच में मुझे अवसर देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। आभार आपका। और मैं अनुरोध करूंगी श्री चंद्रपाल सिंह यादव जी से, अध्यक्ष कृप को, आप आए, अपने विचार साझा करें। संक्षेप में, सहकारिता क्षेत्र से आपका काफी पुराना रिश्ता है। एनसीयूआई के अध्यक्ष और आईसीए के भारतीय प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष के रूप में आपने देश और देश के बाहर बेहतरीन काम किया है, अलग जगाई है। बहुत तालियों के साथ स्वागत। आज सहकारिता के इस राष्ट्रीय सम्मेलन में आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत सरकार के
माननीय गृह मंत्री, माननीय सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, सहकारिता के राज्य मंत्री आदरणीय श्री BL वर्मा जी, हमारे इफ्को के चेयरमैन श्री नकई साहब, श्री संघानी जी, श्री अवस्थी जी और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के प्रेसिडेंट श्री एरियल ग्वारको जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय सम्माननीय सहकारी नेतागण, सामने उपस्थित देश के कोने कोने से आए सहकारी क्षेत्र में काम करने वाले हमारे सभी सहकारी भाइयों और बहनों, मित्रों, आज के इस अवसर पर मैं देश के प्रथम सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय मंत्री जी, ये सहकारी परिवार में आपको पाकर के पूरा सहकारी परिवार हर्ष और उल्लासित है। ये महसूस करता है कि आज आपके सक्षम नेतृत्व में सहकारी विभाग आने के पश्चात देश के सहकारी आंदोलन को जबरदस्त तरीके से ऊर्जा मिली है और आपके सहकारिता मंत्री बनने के पश्चात सहकारी संस्थाओं में आपने एक जान फूंकने का काम किया है। आदरणीय मंत्री जी को मैं निवेदन करना चाहूंगा, वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि वो सहकारी आंदोलन से जुड़े रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जहां सहकारी संस्थाओं ने किसानों के, ग्रामीण अंचल के किसानों के खेत के उत्पादन को बढ़ाने में, उनको सही बाजार में सही कीमत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम किया है। हम आज कहना चाहते हैं कि आज हमें एक कदम आगे बढ़ करके तमाम जो हमारे कृषि पर आधारित उद्योग हैं उनमें फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से हम किसानों के आमदनी में, किसानों के उत्पादन में वैल्यू एडिशन करके किसानों को और बेहतर मूल्य दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। माननीय मंत्री जी, आप इस बात को भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि इफ्को, क्रिप्को, नेफिड, अमूल सहित तमाम सहकारी संस्थाओं ने अपने अपने क्षेत्र में पूरे देश में क्या विदेशों तक में धूम मचा रखी है। देश की तमाम सहकारी बैंकें हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली सहकारिताएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन आप इस बात को भी अच्छी तरीके से महसूस करते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों की अपेक्षा कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करने वाली संस्थाओं पे ज्यादा टैक्स लगता है और जो कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करने वाली संस्थाएं हैं उनकी जो लाभांश उनको प्राप्त होता है उस पर जहां इनकम टैक्स लगता है, वहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों को आयकर से पूरी तरीके से छूट है। लेकिन हमें विश्वास हो चला है आपके सक्षम नेतृत्व में कि निश्चित रूप से आने वाले समय में हमें भी कुछ न्याय मिलेगा। आदरणीय मंत्री जी, आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में जहां सब्सिडरी कंपनी बनाने की तो इजाजत हमें मिलती है, लेकिन सब्सिडरी कंपनी को मूल कंपनी में विलय करने की अनुमति हमें नहीं मिलती। इसलिए हम चाहते हैं आपके द्वारा इस तरीके की हमें सहूलियतें मिलेंगी। मान्यवर, मैं क्रिप्को का चेयरमैन होने के नाते गर्व से इस बात को कह सकता हूं कि क्रिप्को ने यूरिया का उत्पादन करके यूरिया, DAP, कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर से तमाम जो है कृषि आदानों को, अच्छे बीजों को किसानों तक सहकारी समितियों के माध्यम से भेजने का पूरी तरीके से प्रयास किया है। हमने हमेशा ये प्रयास किया है 1-2 वर्षों को छोड़ करके कि किसानों जो हमारी सदस्य समितियां हैं उनको लाभांश 20% जो हाईएस्ट लाभांश है 20% लाभांश देने का हमने काम किया है। मान्यवर, हमारा मानना है कि इन तमाम पूरे कोऑपरेटिव के स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जो हमारी प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी उसको मजबूत करना बहुत आवश्यक है। हम चाहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्रामीण अंचल की अर्थव्यवस्था को और अधिक सक्रिय होना चाहिए। हम जिस तरीके से गांव में पंचायत डेवलपमेंट का काम करती है, गांव के विकास का काम करती है, हमारा निवेदन है आपसे कि इन सहकारी समितियों को उस
क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनना चाहिए। अगर ग्रामीण अंचल में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। आदरणीय महोदय, हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ हम उनसे आपसे ये निवेदन करते हैं कि उनको हमें व्यवसाय से जोड़ना है, उनको हमें उत्तरदायी बनाना है, उस क्षेत्र के लोगों की सेवा का माध्यम बनाना है। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में प्राइमरी सोसाइटी से लेकर के वो अपेक्स तक सारी संस्थाएं बेहतर काम करके इस देश के कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत बना करके, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना करके, जो आपका सपना है कि 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था इस देश की हो, वो इस कोऑपरेटिव आंदोलन के माध्यम से ही संपन्न हो सकती है। इस सपने को हम साकार कर सकते हैं। आज के अवसर पर मैं अपने तमाम साथियों से, मंच पर बैठे लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं, आओ हम सब मिलकर के एकजुट होकर के नए अवसरों, नए जो सरकार ने अवसर दिए हैं, उन अवसरों पर केंद्रित होकर के हमें इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहकारी आंदोलन के माध्यम से महत्वपूर्ण सहयोग देकर के देश को आत्मनिर्भर बनाना है। सभी लोगों को आज के मौके पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सहकार। बहुत बहुत आभार माननीय। समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए आपसे अनुरोध कि आप अपने भाव संक्षेप में रखें। मैं बहुत ही आदरपूर्वक अनुरोध करना चाहूंगी श्री जितेंद्र भाई मेहता जी से, अध्यक्ष नैफकब, आप आए, अपने विचार रखें। राज्य और केंद्र सहकारी बैंकों के साथ आपका लंबा जुड़ाव रहा है। वर्तमान में आप नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव अर्बन बैंक्स के अध्यक्ष के रूप में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। जोरदार तालियां श्री जितेंद्र भाई मेहता जी, अध्यक्ष नैफकब। भारत सरकार के नवनियुक्त सहकारिता मंत्री, जिन्होंने सहकारिता की छोटी सी छोटी इकाई पैक्स, डीसीसीबीज, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सब चुनाव लड़के उन्होंने काम किया है। ऐसे प्रैक्टिकल कोऑपरेटर ऐसे अमित भाई, श्री BL वर्मा जी, ICA के प्रेसिडेंट मिस्टर एरियल जी, भाइयों और बहनों, आज़ादी के पहले गुजरात ने 2 लीडर को राष्ट्र का एक काम करने के लिए भेजा था, गांधी जी और सरदार पटेल। उसके ठीक 65 ईयर्स, 65 साल के बाद और 2 लीडर को भेज दिया। वो है मोदी जी और अमित भाई शाह। और अमित भाई ने लोह पुरुष सरदार का अधूरा काम है वो पूरा करके दिखाया। आज देश को बहुत बड़ी आर्थिक क्षेत्र में छलांग लगानी है, और यह छलांग जो है वो ऐसे ही नहीं आएगी। देश की बड़ी संख्या जो है, बड़ा पॉपुलेशन है, वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, छोटे लोग हैं, किसान हैं और मध्यम वर्ग के लोग हैं। अगर उन लोगों के लिए बिना हम बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी से काम नहीं होगा। ये सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है मध्यम वर्ग की, छोटे लोगों की, इन लोगों को साथ में लेने के लिए ये नया मंत्रालय मोदी जी और अमित भाई ने बनाया है। और उनका विजन, ये नए भारत का नया विजन है, सहकारिता से समृद्धि। समृद्धि और विकास, ये 2 शब्द हैं, ये दोनों में बड़ा अंतर है। विकास है वो सबका होता है, जो पिछले कई साल से मोदी सरकार ने बहुत बड़े काम पे, पैमाने पे काम किया है। लेकिन जो समृद्धि है वो हर एक व्यक्ति की समृद्धि है। हर एक व्यक्ति के जेब में पैसा होना चाहिए, प्रभाव होना चाहिए उनका। तो प्रभावी जो काम करना है वो समृद्धि से आ सकता है। इसलिए मोदी जी और अमित भाई का जो ये नए मंत्रालय का सूत्र है, सहकार से समृद्धि। छोटे छोटे लोगों को समृद्धि दिलानी है। जो फुटपाथ पे आज सोते हैं उसको आगे बढ़ाना है। और ये जो डिस्पेरिटी है, छोटे और बड़े और ये बड़े उद्योगपतियों के बीच में, वो डिस्पेरिटी दूर करनी है। इसलिए ये जो बहुत बड़ा काम यह मंत्रालय को मिलने वाला है, और यह मंत्रालय में सबसे पहले
चुनाव जो हुआ, उनका चयन हुआ है वो अमित भाई शाह का हुआ है। अमित भाई शाह के आने से ये मंत्रालय को और बल मिल गया है। इतने हाई प्रोफाइल स्टालवर्ट जो मंत्री हमारे सहकारिता मंत्रालय को मिले हैं, इसलिए हमारी बात अब सब कोई सुनेगा। पहले भी मंत्रालय था कृषि, किसान कल्याण और बहुत से मंत्रालय के साथ सहकारिता था, तो एक विभाग बन के रह गया था। अब और तब जब कृषि का सेक्रेटरी है उसके पास बहुत से बड़े काम होते हैं, सहकारिता तो उसकी प्रायोरिटी नहीं थी। अब सहकारिता को प्रायोरिटी मिलने वाली है और हम देश के लाखों किसान जो पैक्स से जुड़े हैं, जो इफ्को क्रिप्को से जुड़े हैं, लाखों महिलाएं जो डेयरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनको अब लगने लगा है कि ये हमारा खुद का मंत्रालय है। जैसे मंत्रालय होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर और है ट्रेड एंड इंडस्ट्री, इसी तरह ये हमारा मंत्रालय भी उनके साथ रहेगा। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और हम इनके नेतृत्व में जिन्होंने प्रूव कर दिया है वो मजबूत गृह मंत्री हैं, संवेदनशील सहकारिता मंत्री हैं और उन्होंने जो कुछ कार्य किया है सहकारिता में, आपने देखा सब कि उनमें अमित भाई के पास एक आर्थिक समझ भी बहुत बड़ी है। एक अर्थशास्त्री की भांति उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में काम किया है। तो ये जो काम है वो हमें सहकार से समृद्धि की ओर ले जाएंगे और हमारा जो मंत्रालय है वो आयरन मैन, ऐसे जैसे हम सरदार पटेल को लौह पुरुष कहते थे, हम डॉक्टर कुरियन को मिल्क मैन कहते थे, अब अमित भाई को पुअर मैन्स मैन यानी गरीबों का बेली, गरीबों का मसीहा कहेंगे। ऐसा सोच रखते हुए मेरी बात वाणी को विराम करता हूँ। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार आपका श्री ज्योतिन्द्र भाई मेहता जी। मैं अनुरोध करूंगी सुश्री प्रीति पटेल जी से, उपाध्यक्ष गुजरात महिला कोऑपरेटिव सोसाइटी, अपने भाव व्यक्त करें। आप इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की महिला समिति के सम्मानित सदस्य हैं। सहकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में आपकी केंद्रीय भूमिका रही है। देवी सज्जनों, सुश्री प्रीति पटेल जी। नमस्कार, जय सरकार। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह, सहकारिता राज्य मंत्री आदरणीय BL वर्मा जी, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन के अध्यक्ष श्री एरियल ग्वाको, NCOI के चेयरमैन माननीय श्री दिलीप भाई संघानी जी, ICA वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर चंद्रपाल यादव जी, मंचस्थ महानुभावों एवं उपस्थित सर्व सरकारी श्रेष्ठाओं को मेरा सादर प्रणाम। सहकारिता के क्षेत्र में भारत आज एक आयाम को जोड़ने जा रहा है। ये हम सबके लिए गर्व का विषय है। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के विजन सहकार से समृद्धि के तहत सहकारिता मंत्रालय के गठन की सराहना करते हैं। सभी के लिए समावेशी विकास की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम है। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि आज हर एक व्यक्ति सहकारिता से जुड़ा हुआ है, या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। खाद्य उत्पादन, टेक्सटाइल, डेयरी, कृषि से हमें जो कुछ चाहिए वो सहकारी संस्थान द्वारा प्रदान किया जा रहा है। सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है हम सब समान हैं और सहकारिता का लक्ष्य है हम सब एक है। अब समय है सहयोग से सच्ची भावना से इसे और विकसित करें ताकि परिवार और समाज के प्रत्येक सदस्य का विकास शामिल हो सके। स्पर्धात्मकता ने समग्र विश्व को असमानताओं से अलग थलग कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में स्पर्धा से सहकारिता की ओर प्रस्थान अर्थात अनेकों की विपन्नता से सार्वत्रिक संपन्नता की ओर प्रयाण ही भारत के लिए उपयुक्त हो सकता है। स्पर्धा वर्तमान का नियम है तो सहकार भविष्य का। ये सोच रखकर भारत के विशाल असंगठित क्षेत्रों को समृद्धि की ओर ले जाने की भारतीय सोच को केंद्र में रखते हुए मैं समृद्ध राष्ट्र के निर्माण की कामना करती हूँ। सहकारी क्षेत्र में महिलाओं का योगदान भी बहुत रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है। बहनों की छोटी छोटी मंडलियों का ढांचा आज एक बड़ा सहकार परिवार बन गया है। आने वाले समय में भारत की और विश्व की अनेक सहकारी संस्थाएं
परिवार भावना के माध्यम से समृद्ध समाज की रचना करेगी, ऐसी मैं श्रद्धा रखती हूँ। इस भव्य कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मैं श्री अवस्थी जी, मैनेजिंग डायरेक्टर इफ्को एवं समग्र इफ्को परिवार का आभार मानती हूँ। सबका साथ, सबका विकास, विकास से सहकार और सहकार से समृद्धि। जय सहकार, जय भारत। बहुत आभार आपका माननीय। गुजारिश श्री अजय भाई पटेल जी से, एससीबी गुजरात। आप सहकारी बैंकिंग के क्षेत्र से आपका गहरा सरोकार रहा है। आप अनेक क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष के रूप में गुजरात के सहकारिता आंदोलन को आपने महत्वपूर्ण दिशा दी है। माननीय श्री अजय भाई पटेल जी। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन सहकार से समृद्धि को साकार करते हुए सहकारी मंत्रालय को गठन किया गया है। श्री अमित भाई शाह को इसका मंत्री नियुक्त करने के लिए मैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूँ। आज का दिन इसीलिए भी विशेष है क्योंकि आज पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की जन्म जयंती है। श्री अमित भाई शाह 36 साल की आयु में अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक एडीसी बैंक के युवा अध्यक्ष बने। वे एडीसी बैंक में वर्ष 2000 से वर्ष 2003 तक चेयरमैन और वर्ष 2019 तक डायरेक्टर रहे। अपनी कार्यकुशलता से अमित भाई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग के जरिए एक ही साल में न केवल समस्त घाटे को पूरा किया बल्कि मुनाफा भी कमाया और लाभांश का भी वितरण किया। वे सहकारी क्षेत्र के एपेक्स बैंक दी गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 2019 तक डायरेक्टर रहे। सहकारी क्षेत्र से जुड़े किसानों को 7% दर से कृषि ऋण दिलाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप समस्त गुजरात की जिला सहकारी बैंकों और उनके साथ जुड़ी प्राथमिक सेवा सहकारी मंडलियों और गुजरात के समस्त सहकारी क्षेत्रों को जीवनदान मिला। कोऑपरेटिव क्षेत्र में कंप्यूटराइजेशन की आवश्यकता भी उन्हीं का विचार था। एडीसी बैंक के चेयरमैन की हैसियत से सर्वप्रथम एडीसी बैंक में यह योजना उन्होंने आज से 20 साल पहले अमल करवाई थी। गुजरात की माधुपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के कमजोर पड़ने पर छोटे छोटे लाखों डिपॉजिटर के पैसे वापस दिलवाने के लिए उन्होंने ही बीड़ा उठाया था, जिसका मूल कारण अमित भाई के विधानसभा क्षेत्र के एक निवासी की आत्महत्या थी। इस घटना से वे इतने द्रवित हो उठे थे और प्रतिज्ञा ले ली थी कि जब तक डिपॉजिटर के पैसे वापस न मिले तब तक वो अपनी दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। माधुपुरा मर्केंटाइल बैंक जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना दोबारा न घटे, इसीलिए उन्होंने राज्य के सहकारिता कानून में संशोधन बिल दाखिल किया था, जिसके परिणाम स्वरूप आज सहकारी बैंकों में आम आदमी का विश्वास पुनः प्रस्थापित हुआ और राज्य की सहकारी बैंकों को नवजीवन मिलने से उनकी डिपॉजिट बढ़ी है। मैंने अमित भाई को बहुत करीब से सहकारी क्षेत्र में काम करते हुए देखा है। मेरा सद्भाग्य है कि मैंने उनके साथ दशकों तक कार्य किया है और उनकी कार्यशैली ने मुझे भी प्रेरित किया है। मेरा यह विश्वास है कि सहकारी क्षेत्र की परिस्थितियों का उनका अनुभव, गहरी समझ और विशिष्ट कार्यशैली किसानों और सहकारी क्षेत्र को नई ऊंचाई प्रदान करेगा। माननीय अमित भाई की अध्यक्षता में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने के लिए मैं विशेष रूप से इफ्को मैनेजमेंट का धन्यवाद करता हूं। जय सहकार, जय जय गरवी गुजरात।
बहुत बहुत आभार आपका श्री अजय भाई पटेल जी। मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर एरियल गौर को, अध्यक्ष इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ग्लोबल से। आप अर्जेंटीना से आते हैं, जहां सहकारिता पुरुष के रूप में आपकी ख्याति है। आप भारत के अच्छे मित्र हैं। बेल्जियम स्थित सहकारिता की शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ग्लोबल के आप मौजूदा अध्यक्ष हैं। डॉक्टर एरियल गौर को की लीडरशिप में सहकारिता की आवाज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुखर होती जा रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, डॉक्टर एरियल गौर को। Honorable Ministro de la Cooperación del Gobierno de And it is a real honor for me to be able to be in your country again. The diversity of sector that reaches जो काम आप कर रहे हैं कृषि के क्षेत्र में, हाउसिंग के, वित्त के और अन्य सभी सेवाओं के क्षेत्र में, वह बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है। सहकारिता के क्षेत्र में, खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में, गरीबी के उन्मूलन के क्षेत्र में और जो अन्य उद्देश्य आपने तय किए हैं वैश्विक रूप से विकास के लिए जो कार्यसूची है उसको देखते हुए, और मैं यहाँ पर यह भी जोर देकर कहना चाहूंगा कि यह जो सहकारिता के क्षेत्र की यह जो शक्ति है, इससे बहुत अच्छे नतीजे मिलते हैं हमें। और इस तरीके से मैं कहना चाहूंगा कि जब मैं ICA अध्यक्ष के रूप में मुझे कुछ सप्ताह पहले पता लगा कि प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह निर्णय लिया था कि उन्होंने सहकारिता का मंत्रालय सृजित किया है भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार, और यह मुझे गर्व से भर देता है। और मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि यह नया मंत्रालय, इसके हाथों में ऐसा अवसर है कि यह सहकारिता के इस मॉडल को लागू कर सके और आपके साथ हम सब मिलकर आपके देश की समृद्धता के लिए योगदान दे सके। और यदि आप मुझे अनुमति दें तो मेरा विनम्र विचार यह है कि किसी भी देश में, भारत जैसे देश में, यह सर्वोपयुक्त समय है कि इस प्रकार का और इस स्तर का एक इतना बड़ा कार्य किया जा सके। और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे भारत के विकास में, सहकारिता आंदोलन के विकास में बहुत ही अच्छा होगा। और अगले वर्ष जब भारत G20 की अध्यक्षता करेगा तो उसमें यह काफी सहायता करेगा। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सियोल में जो 33वीं विश्व सहकारिता सम्मेलन होगा दिसंबर 1 से 3 तक, उसमें भी आप लोग काफी अच्छे से काम कर पाएंगे। और एक बार पुनः मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और इतने अच्छे से मेजबानी करी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भव्य आयोजन और सहकारिता का सबसे बड़ा आयोजन, इसकी सफलता और भव्यता आप सबके साथ है। हमें खुशी है कि सभागार में उपस्थित लोगों के अलावा ओमान, जॉर्डन, दुबई, अमेरिका और इंडोनेशिया से भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, ये कार्यक्रम देख रहे हैं। तकरीबन 4 करोड़ 24 लाख इस समय सहकारी बंधु, तमाम लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। जोरदार तालियां जोश और उत्साह के साथ। और वो इंतजार की घड़ी आने वाली है जिसका हम बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं अनुरोध करूंगी श्री BL वर्मा जी से, माननीय राज्य मंत्री सहकारिता सह उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, आप आए, अपने भाव रखें। आप लंबे समय से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक जीवन से जुड़े रहे हैं। देश के सहकारिता राज्य मंत्री के साथ साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके पास है। मैं इस अवसर पर आपसे अनुरोध करती हूं कि कृपया अपने उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की। आज राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन, जिसे हम ऐतिहासिक सम्मेलन कह रहे हैं, ऐसे ऐतिहासिक सम्मेलन के ऐसे मुख्य अतिथि जो बड़े और कड़े निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं, आज के लौह पुरुष और जो काम अपने हाथों में लेते हैं
उसे सफलता की मंजिल तक पहुंचाने का जो काम करते हैं, ऐसे यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री जी माननीय हमारे एरियल ग्वारको जी जो अध्यक्ष ICA ग्लोबल हैं, श्री दिलीप संघाणी जी अध्यक्ष NCIU, श्री BS नकई जी चेयरमैन IFCO, श्री देवेंद्र सिंह सचिव सहकारिता भारत सरकार, श्री डॉक्टर US अवस्थी प्रबंधन निदेशक IFCO एवं यहाँ पर मंचासीन सभी सहकारिता से जुड़े हुए सम्मानित महानुभाव और मैं जो सामने हजारों की तादाद में सहकारिता के इस सम्मेलन में आए हैं उनका, और जो देश में और विदेश में मुझे लगता है कि 4.25 करोड़ से में जुड़े हैं, और आते आते जब माननीय मुख्य अतिथि बोलेंगे तो 5 करोड़ से भी ज्यादा संख्या पार होगी। आपके चरणों में शीश झुकाकर मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, आज इस सहकारिता सम्मेलन में देश से जो प्रदेश के एक एक कोने कोने से यहाँ पर आए हैं, मैं सभी का सादर अभिवादन करते हुए मैं कह सकता हूँ हम सब के लिए यह सौभाग्य है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने हमारे सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है, और सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने जिन हाथों में सहकारिता को दिया है वो सहकारिता सफलता की मंजिल तक पहुंचेगा। और आज पंडित दीनदयाल जयंती के अवसर पर मैं कह सकता हूं उनका भी उद्देश्य अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए और सहकार के माध्यम से हम उनके सपने को पूरा करने की बात कहते हैं। सहकारिता को मजबूत करने के लिए आज माननीय यशस्वी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जी का मार्गदर्शन हमको मिलेगा, और उनका मार्गदर्शन हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहने वाला है। सहकारिता को मजबूत करने के लिए उनके बहुमूल्य आशीर्वचन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। यह ऐतिहासिक सम्मेलन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परमादरणीय मोदी जी के सहकार से समृद्धि की ओर के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम सब जानते हैं सहकारिता के माध्यम से हम सामाजिक क्षेत्र में कितना ही काम कर सकते हैं। हम सहकारिता के माध्यम से छोटे से लेकर बड़ा व्यापार कैसा ही कर सकते हैं, और इतना ही नहीं, आज सहकारिता के माध्यम से हमने 8.5 लाख से अधिक जो सहकारी समितियां बनी हैं, वो 51% गांव में पहुंच बनाने का काम उन्होंने किया है। ये समितियां किसानों की आय में दोगुना करने के लिए कैसे माननीय प्रधानमंत्री के सपने को साकार कर रही हैं, ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं बहुत ही सकारात्मक है। और आज वर्तमान समय में सहकारी समितियों के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियां हैं, लेकिन आज हमारा सहकारिता मंत्रालय क्षेत्र की उन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जो जो चीजें मंच के द्वारा यहाँ पर आई हैं, माननीय सहकारिता मंत्री जी ने मुझे लगता है कि उससे पहले ही कदम उठाने का काम किया है। सम्मानित सहकार बंधुओं, मैं कह सकता हूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के और माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने का काम करेगा। सहकारिता क्षेत्र में चाहे शिक्षण हो, चाहे प्रशिक्षण हो या प्रबंधन हो, इसकी व्यवस्था भी हम तेजी के साथ करने वाले हैं, और आने वाले समय में हम सहकारिता को और मजबूत करेंगे। और संक्षिप्त में कहना चाहता हूं, सहकारिता भगवान बुद्ध के सूत्र वाक्य सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को चरितार्थ करती है। आइए हम सब सभी सहकार बंधु आज ये संकल्प लें कि हम अपने प्रयासों से सहकारिता के आंदोलन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सरकार। बहुत आभार आपका श्री BL वर्मा जी, माननीय राज्य मंत्री सहकारिता सह उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास। हमें विश्वास है भारत की ताकत पर, नई गति पर, ऊंचे हौसले पर आत्मनिर्भर बनने के लिए हम सब तैयार हैं।
और हम सब भागीदार हैं। और अब देवियों सज्जनों, आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मैं बहुत आदर पूर्वक अनुरोध करूंगी देश के यशस्वी तेजस्वी केंद्रीय गृह मंत्री एवं भारत के प्रथम सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी से कि वो अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। करतल ध्वनि के साथ एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन और वंदन माननीय केंद्रीय मंत्री जी का। मंच पर उपस्थित मंत्रिपरिषद में मेरे साथी भाई BL वर्मा जी, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ग्लोबल के अध्यक्ष डॉक्टर ग्वारको जी, मंच पर उपस्थित सभी का नाम उल्लेख करना चाहिए, इस प्रकार के विशिष्ट योगदान वाले बैठे हुए महानुभाव। मैं इसलिए नाम उल्लेख नहीं करना चाहता हूं कि समय काफी गया है, मगर इस सब संस्थाओं के जो अध्यक्ष यहां पर बैठे हैं, इन्होंने देश के सहकारिता आंदोलन को यहां तक, इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है। आज इस सभागार में उपस्थित देश के कोने कोने से आए 2100 से ज्यादा सहकारिता आंदोलन के सभी नेता, सभी सहकारी बंधुओं बहनों और देश भर में कई जगह ऑनलाइन इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए सभी सहकारी क्षेत्र के कार्यकर्ता भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। आज मेरी शुरुआत मैं पंडित दीनदयाल जी की जन्म जयंती से करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं का सहकार में आने की प्रेरणा का मूल स्थान दीनदयाल जी की अंत्योदय की नीति है। गरीब कल्याण और अंत्योदय, उसकी कल्पना सहकारिता के अलावे हो ही नहीं सकती। और देश में सबसे पहले विकास की जब बात होती थी, तब सबसे पहले अंत्योदय की बात जिन्होंने की वो पंडित दीनदयाल जी थे। आज उनका जन्मदिन है। हम मेरे जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए ये प्रेरणा प्राप्त करने का दिन है। उसी दिन ये सहकारी सम्मेलन हो रहा है, इसका मुझे बहुत बहुत आनंद है। मित्रों, सबसे पहले आजादी के 75 साल के बाद और ऐसे समय पर जब सहकारिता आंदोलन को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय बनाया। इसलिए एज एक सहकारी कार्यकर्ता भी और आप सबकी ओर से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर सहकारिता आंदोलन का अनुमोदन जो प्रधानमंत्री जी ने किया है, हम सब इसकी ताली बजाकर स्वागत करें और उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करें। मैं फिर से एक बार देश भर के करोड़ों सहकारिता के कार्यकर्ताओं के ओर से, सहकारिता की नेताओं की ओर से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और मेरी ओर से एक विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी रुचि का जो विषय है, देश में सबसे पहला सहकारी मंत्री बनने का मौका उन्होंने मुझे दिया है। मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। आज यहां जब हम खड़े हैं और एक नई शुरुआत सहकारिता आंदोलन को बल देने की, गति देने की, दिशा देने की शुरू होने जा रही, उस वक्त मैं इतना कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने इस मंत्रालय का स्थापना किया है, तब मैं सहकारिता मंत्री के नाते देश भर के सहकारिता के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि निग्लेक्शन का टाइम समाप्त हुआ है, प्रायोरिटी का टाइम शुरू हुआ है। आइए सब साथ में रहकर सहकारिता को आगे बढ़ाएं। देश के विकास के अंदर सहकारिता बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। देश के विकास के अंदर सहकारिता का योगदान आज भी है, मगर बहुत सारे आयामों के अंदर, आयामों तक हमें पहुंचना बाकी है।
हमने इसको नए सिरे से सोचना पड़ेगा, नए सिरे से रेखांकित करना पड़ेगा, हमारे काम का दायरा बढ़ाने पड़ेगा, काम के अंदर शिस्त लानी पड़ेगी, काम के अंदर पारदर्शिता भी लानी पड़ेगी और काम के अंदर सहकारिता की भावना को स्वभाव की तरह, संस्कार की तरह घुल मिलकर सहकारिता के आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। देश के करोड़ों किसान, वंचित, पिछड़े, दलित, गरीब, उपेक्षित महिलाएं, उनको विकास का मार्ग केवल और केवल सहकारिता के माध्यम से ही प्रशस्त हो सकता है और कोई मार्ग नहीं है। कई लोग सहकारिता की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हैं, उनको लगता है कि सहकारिता आंदोलन अब इरिलेवेंट हो गया है। मैं बहुत मन से और बहुत मक्कमता के साथ कहना चाहता हूं कि सहकारिता आंदोलन सबसे ज्यादा प्रासंगिक कभी था तो अभी है और बहुत बड़ी मंजिल अभी काटना बाकी है। हर गांव में कोऑपरेटिव के साथ जोड़कर सहकार से समृद्धि, ये मंत्र से हर गांव को समृद्ध बनाना और समृद्ध गांव के संपुट से देश को समृद्ध बनाना, यही सहकारी आंदोलन की भूमिका होती। सहकारिता शब्द सह और कार्य, ये दो शब्दों से बना हुआ है। मिलजुल कर एक लक्ष्य के साथ भातृभाव से एक दिशा में काम करना ही सहकारिता है। और हम हो सकता है, मैं हमेशा कहता हूं, हो सकता है कि देश के करोड़ों लोगों की, हम सब कोऑपरेटिव क्षेत्र में काम करने वालों की ताकत बहुत कम होगी, आर्थिक ताकत भी शायद हमारी कम होगी, मगर हमारी संख्या इतनी बड़ी है, अगर इसको एक बार कोऑपरेटिव के माध्यम से हम इकट्ठा करते हैं तो एक प्रचंड ताकत की निर्मित होती है जिसको कोई हरा नहीं सकता। और ये आत्मविश्वास के साथ सहकारिता आंदोलन ने एक नई शुरुआत करने का समय आ गया है। मोदी जी ने एक मंत्र दिया है सहकार से समृद्धि का, और उन्होंने जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है, मैं आज मोदी जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सहकारिता क्षेत्र भी आपके $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। और मित्रों, हमारी जो सहकारिता से ताकत बनती है, वो ताकत देश को समृद्ध करने की दिशा में आएगी, इसका मुझे विश्वास है। सहकारिता आंदोलन भारत के ग्रामीण समाज की प्रगति भी करेगा और एक नई सामाजिक पूंजी का कंसेप्ट भी खड़ा करेगा। पूंजी के दुनिया भर में कई व्याख्याएं हैं, मगर हम 10,000 साल से जीने वाले लोग हैं, 10,000 साल की संस्कृति का वहन करने वाले लोग हैं। सामाजिक पूंजी का कंसेप्ट, सामाजिक पूंजी का विचार और सामाजिक पूंजी का संस्कार हमारे सहकारिता आंदोलन को बहुत आगे ले जाएगा। कई देशों के अंदर सहकारिता कानून से अस्तित्व में आती है, कई देशों के अंदर सहकारिता छोटी छोटी पैक्स और बाकी सहकारी समितियों के संविधान से अस्तित्व में आती है। भारत में ये व्यवस्था के लिए जरूरी है। भारत की जनता के स्वभाव में सहकारिता घुल मिल गई है, इसके संस्कार के अंदर सहकारिता है। ये कोई उधार लिया हुआ कंसेप्ट नहीं है, हमारे स्वतः काम से प्रकट हुआ ये सहकारिता कंसेप्ट है। इसलिए भारत में कभी सहकारिता आंदोलन कभी भी इरिलेवेंट नहीं हो सकता। मित्रों, मैं बहुत समय से, लगभग 25 साल से सहकारिता आंदोलन से जुड़ा हूं। छोटी सी छोटी इकाई से लेकर राज्य कक्षा की बड़ी इकाइयों तक मैंने काम किया है। मैंने देखा है कई सारे संकट आते हैं, सरकारें सर्कुलर निकालती है, परिपत्र निकालती हैं, परिपत्र का मॉनिटरिंग करना पड़ता है, मगर हमारे सहकारिता आंदोलन वाले कोई परिपत्र की राह नहीं देखते। बाढ़ आती है तो गांव की पैक्स वहां खड़ी हो जाती है और सबको खाना खिलाने का काम करती है, उनको आसरा देने का काम करती है। कोई डिस्ट्रिक्ट में कोऑपरेटिव बैंक कितना मुनाफा खर्च हो जाएगा इसका चिंता नहीं करता, डिविडेंड कितना कम हो जाएगा इसकी चिंता नहीं करता। अपने कार्य क्षेत्र के अंदर चाहे अकाल हो, चाहे साइक्लोन हो, चाहे बारिश ज्यादा आई हो, बाढ़ हो, वो काम के लिए एक मुश्त होकर सब खड़े हो जाते हैं। सहकारी आंदोलन ने
इस देश को ढेर सारे संकटों में यहाँ पर बाहर निकालने के लिए अपना योगदान दिया है। सहकारिता भारत के लिए नई नहीं है। 1904 से लेकर आज तक भारत ने सहकारिता आंदोलन ने ढेर सारे मकाम देखे, बहुत चढ़ाई ऊंचाई को भी हमने देखा है। कभी हम गिरे, कभी संभले, कभी आगे बढ़े, तेजी से आगे बढ़े, कभी धीरे हुए, परंतु ये गति नहीं रुकी। और मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि ये गति नहीं रुकनी चाहिए। आज इस अवसर पर मैं सहकारिता आंदोलन को बल देने वाले माधवराव गोडबोले, वैकुंठ भाई मेहता, त्रिभुवन दास पटेल, विठ्ठलराव विखे पाटिल, यशवंतराव चौहान, धनंजय राव गाडगिल और लक्ष्मण राव इनामदार जैसे कई लोगों को मैं याद करता हूं और इसको प्रणाम कर कर उनके आशीर्वाद से ये आंदोलन को एक नई गति देने के लिए हम आगे बढ़े, ऐसी प्रार्थना भी करता हूं। मित्रों, जो लोग आज भी मुझे कई लोग मिलते हैं, कॉर्पोरेट क्षेत्र के लोग भी मिलते हैं, पत्रकार भी मिलते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी मिलते हैं और सच अर्थ में मुझे पूछते हैं कि सहकारी आंदोलन रिलेवेंट है क्या, उसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है क्या, क्या सिद्ध होगा। मैं आज कुछ सहकारी आंदोलन की गुड प्रैक्टिसेस आपके सामने बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं गुजरात से आता हूं, मैं अमूल की बात करना चाहता हूं। अमूल का जन्म सरदार पटेल की दीर्घ दृष्टि से हुआ था। 1946 में अंग्रेजों ने एक फैसला किया कि किसानों ने कंपलसरी फर्जियात रूप से अपना सारा दूध एक प्राइवेट कंपनी को देना पड़ेगा। इसके खिलाफ एक आंदोलन हुआ खेड़ा जिले के अंदर। सरदार पटेल ने त्रिभुवन भाई को कहा कि जब तक आप दूध बेचने की व्यवस्था नहीं करते तब तक दूध का आंदोलन, ये इसके खिलाफ आंदोलन कभी सफल नहीं होता। और वहां एक शुरुआत हुई अमूल की। सरदार पटेल के मार्गदर्शन में त्रिभुवन भाई पटेल ने 2 प्राथमिक ग्राम दूध उत्पादक समितियों का पंजीकरण किया, जिसमें 80 किसान जुड़े हुए, सिर्फ 80 किसान। और वो अमूल आज कहां है? 2020-21 में उसका ग्रुप टर्नओवर 21,000 करोड़ को पार कर गया है मित्र, 53,000 करोड़, 53,000 करोड़ रुपीस उसको पार कर गए। एक दिन में लगभग 30 मिलियन दूध का प्रबंधन ये हमारा कोऑपरेटिव संस्थान करता है। इसके अंदर 36 लाख किसान परिवार जुड़े हुए हैं और विशेषकर महिलाओं को एम्पावर करने का काम किया है। मैंने तो गांव में देखा है, गुजरात में, शनिवार को जब महिला के हाथ में अपना चेक आता है या कैश आती है, इसके चेहरे पर हर्ष देखकर मन को बहुत अंदर तक शांति होती। 36 लाख किसान परिवारों को अमूल आज अपने साथ जुड़ा है। 18 जिलों का ये फेडरेशन है। 87 से ज्यादा डेयरी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाए हैं और उसकी प्रबंधन क्षमता 39 मिलियन तक की प्रबंधन क्षमता आज बनाई। इंस्टॉल कैपेसिटी 39 मिलियन टन दूध को प्रोसेस करने की है। आप कल्पना कर सकते हैं? बड़े से बड़ी कॉरपोरेट डेयरी जो नहीं कर सकती, ये हमारे अमूल ने कर दिखाया है और मैं मानता हूं यही उदाहरण लेकर हमने आगे बढ़ना चाहिए। लिज्जत पापड़, बहुत कम लोगों को यहां पर भी मालूम होगा, लिज्जत पापड़ कोऑपरेटिव। 1959 में जसवंतीबेन पोपट नाम की एक गुजराती महिला साहसिक ने 80 बहनों को साथ में रखकर एक कोऑपरेटिव बनाकर पापड़ बनाने की शुरुआत की थी। 2019 में उनका कारोबार 1600 करोड़ से ज्यादा का कारोबार है और 80 करोड़ निर्यात करती है। 45,000 महिलाएं लिज्जत के कोऑपरेटिव आंदोलन से जुड़ी है और ये सक्सेस स्टोरी देश भर की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। अमूल और लिज्जत दोनों आज सफल है तो देश की महिलाओं का इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान है, दूध भरने में भी और पापड़ बनाने भी। इफको जो आज हमारे यजमान हैं, चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, एमडी अवस्थी भी बैठे हैं। इफको ने इस देश की हरित क्रांति को एक नई दिशा देने का काम किया है। 1967 में 57 कोऑपरेटिव्स के साथ एक स्पेसिफाइड सोसाइटी बनी और वो बढ़ते बढ़ते बढ़ते
आज 36,000 से ज्यादा कोऑपरेटिव को मेंबर बनाकर लगभग 5.5 करोड़ किसानों को उसका लाभांश पहुंचा दी। आप कल्पना कर सकते हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी अगर कुछ कमाएगी तो इसका सबसे बड़ा हिस्सा इसके मालिक के पास जाएगा, और इनको जो कुछ भी कमाएगी इसका पाई पाई ये 5.5 करोड़ किसानों के घर में जाएगा। इसी को कोऑपरेटिव कहते हैं। आज इफको ने लगभग देश के उर्वरक की पूरी जिम्मेदारी 200-300 और कोऑपरेटिव को साथ में लगकर उठाई, और मैं अभिनंदन करना चाहूंगा चेयरमैन साहब और एमडी जी का, अवस्थी का, कि इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी को जमीन पर उतारकर बहुत बड़ा काम किया, और इसके माध्यम से मुझे पूरा विश्वास है कि कोऑपरेटिव संस्थाओं के माध्यम से ही आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं है कि उर्वरक खाद इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आत्मनिर्भर बनेंगे और हमारा उर्वरक हमारे देश में भी बढ़े। इसी तरह से क्रिप्को भी लगभग 9,500 समितियों का बना हुआ एक संघ है। उसकी मूड़ी, शेयर प्रदत्त मूड़ी लगभग 388 करोड़ है। शेयर धारकों को एक साल में 2118 करोड़ रुपए का लाभांश क्रिप्को ने दिया है। आप इससे कल्पना करिए, ये सब सक्सेस स्टोरी है। और इतना ही नहीं है, बहुत लंबी सूची है। नेफेड है, मैं मणिपुर गया था, रेणु हथकरघा हस्तशिल्प 75 साल से एक लय के साथ वो कोऑपरेटिव में अपना योगदान करता है। 1925 से चलती हुई उरालुंगल श्रम अनुबंध सहकारी समिति केरल, थोटा मार्ता सहकारी संघ द्रावणगिरी कर्नाटक, कोझिकोड जिला सहकारी हॉस्पिटल, ढेर सारी चीजें जिन्होंने सहकारी आंदोलन के माध्यम से कैसे छोटे छोटे लोगों से पूंजी इकट्ठा कर कर देश के अर्थतंत्र और देश के विकास में कितना बड़ा योगदान दे सकते हैं, और सभी मुनाफा वो छोटे छोटे निवेशकों के घर में कैसे जा सकता है, इसका उदाहरण प्रस्तुत किया। मगर आज लगभग सारे संस्थानों के कर्ता धर्ता यहीं पर है, प्रबंध निर्देशक है, चेयरमैन है, डायरेक्टर्स हैं। मैं सबको निवेदन करना चाहता हूं कि हमने काफी कुछ करना बाकी है। क्या बीज संस्करण में हमारी ये सफल कोऑपरेटिव अपना योगदान नहीं दे सकती है? क्या अच्छे बीज क्यों विदेश से लाने पड़ेंगे? बीज के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं? क्या कोई कोऑपरेटिव चैलेंज एक्सेप्ट कर कर किसानों की उपज को निर्यात करने का ट्रेडिंग हाउस नहीं बन सकती है क्या, जिसके माध्यम से छोटी छोटी मंडियां अपनी उपजों को विदेश में एक्सपोर्ट कर सके? निश्चित बन सकती है। फूड प्रोसेसिंग का दुनिया भर में पूरा बाजार पड़ा है, छोटा किसान नहीं कर पाएगा और किसी को रुचि भी नहीं है, और करेगा तो भी किसान तो वही का वही रह जाएगा। अगर ये हमारे सफल कोऑपरेटिव एक एक क्षेत्र को पकड़कर एक्सपेंशन का काम करे तो मुझे विश्वास है कि 5 साल के अंदर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां कोऑपरेटिव की पैठ नहीं होगी। और सहकारिता मंत्रालय इसीलिए बनाया है, कोऑपरेटिव को मजबूत करना है, कोऑपरेटिव का व्याप बढ़ाना है, कोऑपरेटिव के अंदर पारदर्शिता लानी है, कोऑपरेटिव संस्थाओं को मॉडर्नाइज करना है, कंप्यूटराइज करना है, और ये स्पर्धा में टिक जाए, इस प्रकार की स्पर्धा में टिकने वाली सफल कोऑपरेटिव बनाना है। ये सारी चीजों को करने के लिए ही हमने कोऑपरेटिव मंत्रालय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। मित्रों, आज मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूं, आप सब लोग कोऑपरेटिव संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, मगर जब तक जामवन ने हनुमान जी को नहीं कहा कि हनुमान जी आप रामेश्वरम से लंका तक समुद्र लांघ सकते हो, उनको विश्वास नहीं था। जब जामवन जी ने कहा कि हनुमान तुम हिम्मत करो, समुद्र तुम लांघ सकते हो, हनुमान जी ने खुद का लगाया और समुद्र लांघ गए। मैं आपको क्या बताऊंगा कोऑपरेटिव क्या है, आप सब मुझसे ज्यादा अनुभवी कोऑपरेटर है।
परंतु मैं आज कुछ चीज इसलिए बताना चाहता हूं जिससे हमारी स्ट्रेंथ का हमें परिचय हो। मित्रों, लगभग 91% गांव ऐसे हैं जहां छोटी बड़ी कोई न कोई कोऑपरेटिव संस्था काम करती है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं होगा जिसके 51% गांव में कोऑपरेटिव की उपस्थिति। सहकारी समितियों की संख्या 8,55,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड सहकारी समितियां हैं। लगभग क्रेडिट सहकारी समितियां 8.5 लाख से ज्यादा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ऋण न देने वाली सहकारी समितियां 7 लाख से ज्यादा है। राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघ 17 से ज्यादा है। राज्य स्तरीय सहकारी बैंक 33 है। जिला स्तरीय सहकारी बैंक 363 है और लगभग 95,000 में से 63,000 पैक्स काम कर रहे हैं। एक दृष्टि से देखें तो हर 10वें गांव पर एक पैक्स है। मैं आगे बताऊंगा, ये संतोषजनक स्थिति नहीं है, मगर हर 10वें गांव में एक पैक्स होना दुनिया के सहकारिता के आंकड़ों का जब अभ्यास करते हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये पैक्स ही माध्यम है किसान का कल्याण करने का। ये पैक्स ही माध्यम है सरकार जो कम ऋण से लोन भेजती है किसान के लिए, ऋण का पैसा भेजते है उसको पारदर्शी तरीके से उसके साथ पहुंचाने का। ये पैक्स ही माध्यम है उसको खेती के लिए उपयोगी चीजों को पहुंचाने का। ये पैक्स को मजबूत करना हमारे लक्ष्य होना चाहिए। मैं अंत में पैक्स पर बात करूंगा और प्रतिशत योगदान अगर मैं बताना चाहूं तो कृषि ऋण वितरण का 29%, 29% वो कोऑपरेटिव व्यवस्था से जाता है। उर्वरक वितरण 35% कोऑपरेटिव करता है। उर्वरक का उत्पादन, खाद का उत्पादन वो भी लगभग 30% करता है। चीनी का उत्पादन, देश की कुल चीनी की लागत का उत्पादन 31% कोऑपरेटिव चीनी मिले करती है। तकली स्पिंडल 29%, दूध की खरीदी और उत्पादन 20%, गेहूं की खरीदी 13% कोऑपरेटिव करती है, धान की खरीदी 20% करती है और मछुआरा के क्षेत्र में भी कोऑपरेटिव का योगदान 21% है। मैं इसलिए आंकड़े कहता हूं मित्रों कि एक बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म पर आज हम खड़े हैं। अब समय आ गया है कि नए लक्ष्य तय करना और नए लक्ष्यों को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ना। ये प्लेटफॉर्म जो हमारे पुरखों ने, भारत के कोऑपरेटिव आंदोलन के पुरखों ने हमें दिया है, वो प्लेटफॉर्म पर एक मजबूत बहुमंजिला इमारत बनाने का काम यहाँ हॉल में बैठे हुए और ऑनलाइन जुड़े हुए सभी सहकारी कार्यकर्ता, और इसीलिए मोदी जी ने ये सहकारिता आंदोलन का गति देने के लिए सहकारिता मंत्रालय की रचना की। हमारी सफलता 4 ही चीजों पर निर्भर हो सकती है: संकल्प शक्ति, साफ नियत, परिश्रम और संघ भाव से काम करना। ये 4 मूल सिद्धांत है। अगर हम सब अपना कोऑपरेटिव के अंदर इसको लेटर एंड स्पिरिट में पहुंचाते हैं तो मुझे लगता है हमारे आंदोलन को बहुत बड़ी गति मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी ने जो सहकारिता मंत्रालय बनाया है उसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में विकास को पहुंचाने का और ग्रामीण क्षेत्र में भी हर वंचित तक विकास को पहुंचाने की चुनौती को पार करने की जिम्मेदारी सहकारिता मंत्रालय की, और इसका एक स्वदेशी यंत्रणा बनाने की जिम्मेदारी भी सहकारिता मंत्रालय ने। मित्रों, कृषि क्षेत्र में 7 साल में मोदी जी ने आमूलचूर परिवर्तन लाया है। मैं सिर्फ बजटीय आवंटन की बात करना चाहता हूं। 2009-10 में कृषि का बजट 12,000 करोड़ था। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 12,000 करोड़। 12,000 करोड़ बहुत बड़ा लगता है, मगर 2020-21 में इस बजट को बढ़ाकर 1,34,499 करोड़ रुपया कृषि का। मैं इसलिए बताता हूं कि कृषि क्षेत्र नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है, और कृषि क्षेत्र की ये जो प्राथमिकता है उसको उसके लक्ष्यों तक पहुंचाना सहकारिता के बगैर संभव नहीं है। हमने ढेर सारे
किसानों को सपोर्ट देने की बात करिए। स्वामीनाथन आयोग आया तब से बात करते थे कि किसानों की आय बढ़नी चाहिए, लागत से 50% ज्यादा होना चाहिए, कोई नहीं देता था। पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने लागत से ज्यादा एमएसपी तय कर किसानों को पहली बार फायदा पहुंचाने का काम किया है। और मित्रों, मैं बहुत सारी रिपोर्ट कोट कर सकता हूं जिसके अंदर स्पिरिट थी, मगर ये होती नहीं थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना देश के 11 करोड़ किसानों को लगभग 1,58,000 करोड़ रुपया, 1,58,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट डीबीटी से पहुंचाया गया है। मित्रों, स्टार्टअप शुरू करने का एक नया अभियान चला है। 10,000 नए एफपीओ बनाए गए हैं। लगभग 6865 करोड़ रुपया वित्त पोषण के लिए अलग से खर्च किया जाना है। ई नाम मंडी की योजना लाए हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड दिया है, और ये सारी चीजों के अंदर सहकारिता क्षेत्र का और पैक्स का एक रोल है। हमने सारी चीजों को अपने पैक्स के अंदर मजबूती से इसका अध्ययन कर इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी गांव स्तर पर बनने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी ये सारी चीजें नीचे तक पहुंच पाए। मित्रों, सहकारिता मंत्रालय का जो गठन किया है, कई सारे लोग कहते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है। मैं स्टेट और सेंटर के झगड़े में पड़ना नहीं चाहता, इसका कानूनी जवाब आराम से दिया जा सकता है। मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, भारत सरकार का मोदी जी के नेतृत्व में बना सहकारिता मंत्रालय सब राज्यों के साथ सहकार कर चलेगा, किसी से संघर्ष करने के लिए नहीं बना। इसलिए किसी के भी मन में सोचने की जरूरत नहीं है स्टेट सब्जेक्ट है या सेंट्रल सब्जेक्ट है। हम मदद सबकी कर सकते हैं, राज्यों के भी करेंगे, सबको साथ में लेंगे और आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम इस सहकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में होगा। बहुराज्य मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव को उसको सुगम बनाने के लिए हम बहुत कम समय के अंदर एक्ट में बहुत सारे बदलाव लेकर आ रहे हैं। विकास पथ पर आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ी बात हुई, हमने तय किया है कि कुछ समय के अंदर ही नई सरकार नीति, पहले अटल जी लेकर आए थे 2002 में, अब मोदी जी लेकर आएंगे 2021-22 में। ये आजादी का 75वां साल है। अमृत महोत्सव में नई सहकार नीति को बनाने की हम शुरुआत भी करेंगे। पैक्स को मजबूत करना, 63,000 पैक्स 6 लाख गांवों के बीच में कम है। हम एक लक्ष्य रखेंगे कि आने वाले 5 साल के अंदर हर दूसरे गांव में पैक्स हो जाए। पैक्स की संख्या को 65,000 से बढ़ाकर 3 लाख तक पहुंचाने के लिए उचित कानूनी खाका तैयार करने का काम ये सहकार मंत्रालय करेगा, और वो एडवाइजरी होगा, स्टेट के पास भेजेंगे, स्टेट अपने कानूनों में परिवर्तन करे। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक पैक्स बैंकरप्ट हो जाता है, जब तक उसका वाइंडिंग अप का काम समाप्त नहीं होता है, नया पैक्स बन नहीं सकता है। इसकी कानूनी व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो पैक्स को साइड पर रखकर वाइंडिंग अप का काम शुरू हो जाए, नए पैक्स की रचना हो और सहकारिता आगे बढ़ जाए। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी के सभी पैक्स का कंप्यूटराइजेशन समाप्त हो। इसमें भारत सरकार भी अपना बड़ा योगदान देने वाली है और सारे पैक्स का कंप्यूटराइजेशन भारत सरकार करने के लिए बहुत कम समय में एक योजना लेकर आएगी। मित्रों, कंप्यूटराइजेशन के साथ साथ एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने की भी कवायद चालू करी है जो पैक्स, डीसीबी और नाबार्ड तीनों को जोड़ेगा। एक ही सॉफ्टवेयर से अकाउंटिंग सिस्टम पैक्स की, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की और नाबार्ड की एक लय के साथ होगी और स्वभाषा में होगी, स्थानीय भाषाओं में होगी। मित्रों, पैक्स को एफपीओ बनाने के लिए भी क्या किया जा सकता है, इस पर मेरा मंत्रालय काम कर रहा है। मेरा आग्रह है सहकारिता प्रशिक्षण पर, सहकारिता प्रशिक्षण को और पैना करना पड़ेगा, प्रोफेशनल करना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट के सारे एरिया जो सहकारिता को छूते हैं, वो सारे एरिया के स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बहुत बड़ा
कॉर्पोरेट्स होता है, मगर उसका उचित उपयोग करना, इसके लिए भी मेरा मंत्रालय एक कार्य योजना बना रहा है। क्रेडिट सोसाइटियों की भूमिका और मजबूत और नीचे तक ले जाने की जरूरत है, जिससे छोटे से छोटे व्यक्ति को क्रेडिट मिल सके। दीपावली का त्योहार है और 1000 रुपया किसी को चाहिए त्योहार मनाने के लिए, इनकम है मगर आज नहीं है, क्योंकि 2 महीने पहले घर में बीमारी आ गई थी, तो उसको 1000 रुपया मिल जाए, उसकी दीपावली अच्छी जाए। इस प्रकार की क्रेडिट सोसाइटी नीचे तक बननी चाहिए। ये कोई बैंक नहीं कर सकता। बैंक कागज मांगेंगे, अरे भाई इसके पास कागज होते तो 1000 रुपया लेने को काहे को आता, वो कागज नहीं है। हमारी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटियां जो छोटे छोटे लोन देती है 2 आंख की शर्म से देती है, और मैं मानता हूं इसको हम नीचे तक मजबूत करने का काम करेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड में भी पैक्स की भूमिका कुछ राज्यों में अभी तक बनी नहीं है, इसको हम बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, सिर्फ अल्पकालीन ऋण नहीं, सभी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कोऑपरेटिव की भूमिका बढ़ाने के लिए सभी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के भारत सरकार के मंत्रालयों के साथ सहकारिता मंत्रालय काम कर जमीन पर प्रायोरिटी लेंडिंग सभी प्रकार के कोऑपरेटिव के माध्यम से हो, इसके लिए हम करेंगे। जैसे स्व सहायता जूथ, आज तक देश में स्व सहायता जूथों ने अपनी स्पेसिफाई सोसाइटी नहीं बनाई। ये अमूल जो है ना, ये स्व सहायता जूथों का ही स्पेसिफाई सोसाइटी है। अमूल की तरह स्व सहायता जूथ हर राज्य में अपनी स्पेसिफाई सोसाइटी बनाकर छोटी छोटी स्व सहायता जूथों ने बनाई हुई चीजों के मार्केटिंग की व्यवस्था कर सकता है। इसके लिए भी एक विशेष कानूनी प्रबंधन करने की जरूरत है, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। मछुआरा सहकारिता के लिए भी सबसे बड़ा समुद्र किनारा हमें पास है, इसका दोहन हम पर्याप्त मात्रा में नहीं कर सकते। छोटे मछुआरों के पास बड़ी बड़ी चीजें लेने का ना नेट लेने के पैसे, ना यांत्रिक बोट लेने का पैसा है, तो मछुआरा कोऑपरेटिव बनाकर उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे जिससे इसका मुनाफा सीधा मछुआरे के बैंक अकाउंट में पहुंचे। इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए भी हमने काम किया है। इसी प्रकार से ट्राइबल क्षेत्र में जनजातीय सहकारिता जो वन उत्पाद है उसके लिए भी कोऑपरेटिव बनाकर उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम करने जा रहे हैं। मित्रों, बुनियादी खाका सहकारी समितियों का और देश भर के हर राज्य के कानून के अंदर एक प्रकार की सिनर्जी हो, इस प्रकार का प्रयास भी हमने हाथ में लिया है। मुझे मालूम नहीं है सफलता कितनी मिलेगी, मगर हमारा इरादा नेक है, इसलिए विश्वास है कि इसमें सफलता जरूर मिलेगी और हम जरूर सफल होंगे। मगर आज इतने सारे सहकारिता आंदोलन के दिग्गज नेता आए हैं, उस वक्त ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, पारदर्शिता, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया और खुला सदस्य सभासद बनाने का खुला कार्यक्रम सहकारिता ने संस्थाओं ने करना पड़ेगा। ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, पारदर्शिता, भर्ती में पारदर्शिता और चुनाव के अंदर पारदर्शिता, इसको हमने लाना ही होगा, तब जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना हम भी कालबाह्य हो जाएंगे। और हम सबका ये दायित्व है कि मोदी जी ने इस आंदोलन को गति देने के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय किया और मोदी जी के इस निर्णय को सफल बनाने के लिए और सहकारिता आंदोलन को एकदम गति के साथ आगे बढ़ाने के लिए हमने सहकारिता क्षेत्र के अंदर जो आंतरिक परिवर्तन करने की जरूरत है उस पर भी आत्मनिरीक्षण कर बल देना पड़ेगा। मित्रों, सहकारिता कॉमन सर्विस सेंटर की कल्पना भी हमारा मंत्रालय कर रहा है। नेशनल डेटाबेस के लिए भी हमारा मंत्रालय आगे बढ़ रहा है और नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनाने के लिए भी 4 जगह से दरखास्त मिली है। मुझे लगता है कि ये प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की जगह कोई कोऑपरेटिव संस्थान बड़ा आगे आए तो अच्छा है। एक नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी भी बनाने की जरूरत है, कोई अपनी लेकर आए, दरखास्त लेकर आए तो जरूर अच्छा काम हो सकता है। मित्रों, 2-3 लोगों ने, चंद्रभान जी और
बाकी सारे लोगों ने कुछ बातें दबे स्वरों में कही है। मैं उनको इतना कहता हूं कि आप न बोले हो तो भी चलता, बोले ये भी अच्छा हुआ, मुखर कर बोलते तो भी अच्छा हुआ, मगर ये सारी चीजों की मुझे मालूमात है क्योंकि मैं आप में से ही हूं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के प्रॉब्लम्स, टैक्सेशन के प्रॉब्लम, भेदभावपूर्ण रवैया, सरकार का पक्षपात, सरकारी कर्मचारियों का पक्षपात, ये सारी चीजों से मैं अवगत हूं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस क्षेत्र के साथ कोई अन्याय नहीं कर पाएगा, इतना भरोसा है। और इसीलिए मोदी जी ने सहकारिता को प्राथमिकता दी है, इसीलिए आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न के अंदर सहकारिता आंदोलन को प्रमुख स्थान दिया है, और इसीलिए सहकार से समृद्धि का मंत्र नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सम विकास होना चाहिए, विकास सर्वस्पर्शीय होना चाहिए, विकास सर्वसमावेशक होना चाहिए, विकास के मॉडल के अंदर सबको छूने की ताकत होनी चाहिए, और विकास का मॉडल सबको समाहित करने की बाहें फैलाकर खड़ा हुआ मॉडल होना चाहिए, और वो कोऑपरेटिव के अलावे संभव नहीं है। इसीलिए कोऑपरेटिव मंत्रालय की रचना की गई। चीनी मिलों की भी बहुत सारी समस्याएं हैं, कई जगह हमारे त्रिस्तरीय एग्रीकल्चर फाइनेंस के ढांचे को डिस्टर्ब करने की भी बात हो रही है। मैं इन सब में बहुत अभी कुछ स्पष्टता से इसलिए नहीं कह रहा हूं कि विचार चल रहा है, सबसे चर्चा भी करना है, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आपकी समस्या आप जरूर मुझे लिख कर भेजिए, जरूर लिख कर भेजिए। छोटी से छोटी चिट्ठी को मैं ध्यान से पढ़कर इस पर उचित निर्णय करूंगा, मगर लिख कर नहीं भेजेंगे तो भी मैं सामने से संपर्क कर आपकी तकलीफों को समझकर उसके निवारण के लिए प्रोएक्टिव रहूंगा। और ये मोदी जी की इच्छा है, देश का प्रधानमंत्री जी का ये मन की इच्छा है कि वो चाहते हैं कि छोटे से छोटे व्यक्ति को विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाना, सहकारिता के माध्यम से हर परिवार को समृद्ध बनाना, और हर समृद्ध हुए परिवार के संपुट से देश को समृद्ध बनाना, यही सहकार से समृद्धि के मंत्र का रहस्य है, और हमें इसमें जी जान से लगना है। आज मैं यहाँ आया हूँ, मेरा और मेरे साथी मंत्री जी का आपने स्वागत किया, डॉक्टर साहब भी अर्जेंटीना से पधारे हैं यहाँ पर, और मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारत की सहकारिता क्षेत्र, भारत का सहकारी आंदोलन देश भर में गुड प्रैक्टिसेस साझा करने का, एक्सचेंज करने का एक प्लेटफॉर्म बन सकता है। आप इनिशिएटिव लेकर ऐसी कोई संस्था भारत के अंदर इसका हेडक्वार्टर बनाइए जो दुनिया भर की गुड प्रैक्टिसेस के, कोऑपरेटिव गुड प्रैक्टिसेस के एक्सचेंज का माध्यम बने। हम आपका स्वागत करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं, और मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के मन की इच्छा है कि सहकारिता के आधार पर भारत की अर्थनीति के विकास का एक नया अध्याय लिखा जाए। मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत को के स्वप्न को चरितार्थ करने के लिए सहकारी क्षेत्र ने प्रमुख भूमिका निभानी होगी, और सहकारिता को हमने संस्कार बनाना होगा, और महत्वपूर्ण भूमिका जो हम निभाएंगे वो आने वाला देश, आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेगी, इसका मुझे विश्वास है। आज देश भर से ऑनलाइन आंकड़ा जो संचालिका महोदया ने कहा, मेरे खड़े होने के पहले 4.25 करोड़ लोग ऑनलाइन जुड़े थे, बहुत सारी समितियां भी जुड़ी है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जुड़े हैं। मैं सभी सहकारिता आंदोलन के आंदोलनकारियों को बहुत बहुत मन से आप सभी का धन्यवाद करता हूं, और विश्वास दिलाता हूं कि नई ऊर्जा के साथ सहकारिता आंदोलन को एक नए प्राण भरने की कवायद जो मोदी जी ने करी है, हम सब साथ में मिलकर इसको सफल बनाएंगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी से अनुरोध की करतल ध्वनि के साथ केंद्रीय गृह एवं भारत के प्रथम सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी तक पुनः अपना अभिनंदन, अपना आभार जाहिर करें। सरकार से समृद्धि